जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज एनडीए 1 2025 एंड सीडीएस 1 2025 के फ्री बैच की 5th क्लास है। और अभी तक मैंने आपको जितना भी बेसिक्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कंप्लीट कराया है कंसेप्ट्स, तो आज मैं आपके संग लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट का मतलब सो दैट आपको आइडिया लगे आपका भी ग्रो अप कैसे होगा, कि हमने जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो मैं बहुत ईजी, फिर मॉडरेट और फिर लेवल बढ़ाते हुए यूपीएससी के क्वेश्चंस भी आपके संग डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल आज का पेपर डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जितना भी हमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, तो दिस इज द क्लास 5 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, वास्को डिगामा। तो आपको पता होना चाहिए कि वास्को डिगामा जो है ये भारत में कब आया था, तो 1498 में आया था। वास्को डिगामा वाज अ पोर्चुगीज सेलर जो कि 1498 में आया था, केप ऑफ गुड होप से यात्रा शुरू करी थी और भारत में केरला राज्य के कैलिकट शहर में पहुंचा था। ठीक है, तो आंसर विल बी ब्रावो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्चुगीज गवर्नर जो पहला भारत में आया, देखो फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर वाज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो आंसर इसका चार्ली है, क्योंकि इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने भेजा था, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो ये सेलर था बेटा, ही वाज सेलर। बार्थोलोमो डियाज याद है, जिसने पोर्चुगल से लेकर साउथ अफ्रीका केप ऑफ गुड होप तक 1486 में एक समुद्री यात्रा करी थी, और ये सेकंड ऑफिसर है। तो मैंने आपको बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट, Who among the following had welcome Vasco da Gama at Calicut? तो मैंने कहा था कैलिकट जो है इसका जो नया नाम है अब वो कोझिकोडे है, ये केरला में है, और उस समय कैलिकट में जो राजा थे उनका नाम था जैमोरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि इनमें ये जो आपके यहाँ पे वॉयजर्स हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, ये कहाँ किसको बिलोंग करते? तो वास्को डी गामा पोर्चुगल, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज मेंशन कर दूं कि इसमें इन्होंने यहां मेंशन नहीं किया, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज बी, सी एंड डी। अब आप मैच करेंगे अगर, तो वास्को डी गामा किससे मैच कर रहा है? पोर्चुगल से। ए का 2, तो ए का 2 मतलब एक ही में आ रहा है, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। वास्को डी गामा वाज फ्रॉम पोर्चुगल। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज करी थी वो स्पेन को बिलोंग करते थे। कैप्टन कुक न्यूजीलैंड जिन्होंने खोजा था, तो ही बिलोंग टू ग्रेट ब्रिटेन, और तस्मान फ्रॉम हॉलैंड। हॉलैंड का नया नाम क्या है? द नीदरलैंड। तो यहां पर आंसर हो गया ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया? अब देखो, जो यहां पर परमानेंट फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने में सफल हुए थे वो सेकंड ऑफिसर थे, सेकंड गवर्नर थे पोर्चुगल के, और उनका नाम था एल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो सही आंसर होगा ब्रावो। तो आप देख रहे हैं मैंने जो पढ़ाया है उसी पर बेस में आपको बेसिक क्वेश्चंस यहां सामने लेकर आया हूं, आपको रिवीजन आपको मिल जाएगा। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जगहों पर पोर्चुगीज के द्वारा एक फोर्ट बनाया गया? देखो फोर्ट्रेस, फोर्ट मतलब किला बनवाया गया। सबसे पहला जो किला बनाया गया था वो कोचीन में बनाया गया था। फर्स्ट फैक्ट्री टेम्पररी खोली गई थी कैलिकट में। कहां पर? कैलिकट में। पर जो फोर्ट्रेस बनाया गया था फर्स्ट, वो कोचीन में, ध्यान रखना आप। इसके बाद पूछा गया है कि जो फैक्ट्रीज बंगाल में, अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टैब्लिश्ड बाय पोर्चुगीज। भाई बंगाल में बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन हुई थी अलग अलग यूरोपियंस के द्वारा, पर पोर्चुगीज ने जो पहली फैक्ट्री ओपन करी थी बंगाल में वो हुगली में। आप अपनी बुक में चेक करेंगे, प्लेस रिटन इज हुगली, और इसी हुगली की फैक्ट्री को छीन लिया गया था मुगल्स के द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, लेटर ऑन मुगल्स ने क्या करा, इन्हीं फैक्ट्रीज को यहां से इनको हटा दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपको पूछा गया है कलकत्ता का फाउंडर। तो ध्यान रखें, 3 गांव मैंने आपको बताए थे, 3 गांव थे, जिसमें से एक का नाम था सूतनती, गोविंदपुर और कालीकत। तीनों गांव को मिला करके जॉब चेनॉक ने एस्टैब्लिश किया था कलकत्ता। ठीक है, ये जो गेराल्ड ओंगियार है, इन्होंने एस्टैब्लिश करा था मुंबई। मुंबई को एस्टैब्लिश करने वाले गेराल्ड ओंगियार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये 1608 में भारत आई थी, और जिस समय भारत आई उस समय जहांगीर रूल कर रहे थे, और पहली फैक्ट्री जहांगीर के टाइम पीरियड में ही बनी थी सूरत में,
और वो फैक्ट्री बनी थी 1613 में, परमिशन मिली और 1615 में एस्टैब्लिश हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री, अभी मैंने बताया 1613, देखो सबसे पहली फैक्ट्री 1613 सूरत में ओपन की गई जहांगीर के टाइम पीरियड में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो रहे हैं आपके, है ना। मैंने जितना मैटर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कराया है आप उसको अच्छे से देखें। और अगर कोई बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, हम ऑलरेडी 4 क्लासेस इस पॉलिटी की कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट बताया है। और उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वीडियो को देखने के बाद जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बॉम्बे को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था। तो यहां ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था जो पोर्चुगल थे, पोर्चुगल के जो राजा थे, उन्होंने अपनी सिस्टर की मैरिज, शादी, इनकी सिस्टर का नाम था कैथरीन, शादी कर दी थी ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स सेकंड के साथ। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने, पोर्चुगल ने क्या करा, बॉम्बे को एज अ डाउरी गिफ्ट कर दिया था इंग्लैंड को। तो ध्यान रखें, बॉम्बे वॉज टेकन बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द पोर्चुगीज। तो आंसर हो जाएगा हमारा डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्नेटिक वॉर। तो मैंने ये भी बोला था कि जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रेंच थे, तो ब्रिटेन और फ्रांस ये यूरोप में एक सुपर पावर बनने की एक रेस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे और दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। और उसी का परिणाम भारत में भी देखने को मिला जब वहां पे स्टार्ट हुई 7 ईयर वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर कार्नेटिक वॉर नाम, ये कार्नेटिक क्या है, मैंने बोला था कार्नेटिक एक प्लेस है, कोरोमंडल कोस्ट को ब्रिटिशर्स बोलते थे कार्नेटिक। और वहीं पर इनके बीच में 3 लड़ाइयां हुई थी। फर्स्ट वॉज 1746 से 48, सेकेंड वॉज 1748 से 54 एंड थर्ड वॉज 1757 से 1763। और ये तीनों कार्नेटिक वॉर एक ट्रीटी के द्वारा एंड हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे पास आंसर हो जाएगा अल्फा। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में कार्नेटिक वॉर हुई। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फ्रेंच कंपनी का भारत में जो फाउंडर था उसका नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, इट्स नेम वाज कॉलबर्ट। आपकी बुक में लिखा है कॉलबर्ट। ठीक है, इजी है ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आप आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डच। तो डच के द्वारा इनमें से, देखो वैसे तो डच के द्वारा जो पहली फैक्ट्री ओपन हुई थी वो ध्यान रखना, पहली फैक्ट्री हुई थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा है बंगाल में पहली फैक्ट्री, तो वो चिंसूरा। मैंने आपको, आप नोट्स चेक करना, वीडियो देखना, क्लास में मैंने उसमें मेंशन किया है कहां कहां पर इन्होंने फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी। तो चिंसूरा बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि इन यूरोपियंस जो भारत में ट्रेड करने आए, इनका सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंट्री, मतलब सबसे पहले आने वाले कौन थे, नंबर 4 पोर्चुगीज सबसे पहले आए। तो सबसे पहले 4 आएगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, पहले पोर्चुगीज आए बेटा, पोर्चुगीज के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिशर्स आए, और उसके बाद डेन्स आए थे, और फिर फ्रेंच आए। ठीक है, तो 4 2 1 3 आंसर इज ब्रावो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, आपसे पूछा गया है कि सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ। तो आप ध्यान रखना कि जो सिराजुद्दौला है ये बंगाल के नवाब हुआ करते थे, और 1756 में सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब। इनको नवाब किसने बनाया था, इनके नाना ने, ग्रैंडफादर ने, और मैटरनल ग्रैंडफादर ने, जिनका नाम था क्या, मैंने बताया था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां वाज द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार, लेटर ऑन बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। 1756 में अली वर्दी खां की मौत हुई, तो उस समय सिराजुद्दौला को बनाया गया बंगाल का नवाब। और फिर 1757 में जाकर के एक बैटल हुई, बैटल ऑफ प्लासे, और वो बैटल ऑफ प्लासे लड़ी थी रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला से। तो आंसर इसमें आप मार्क करेंगे अल्फा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश एम्पायर का भारत में फाउंडर कौन है। तो आप देखो ना कि जो ब्रिटिश एम्पायर स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भले ही
आई कब 1608 एस्टैब्लिश, कंपनी एस्टैब्लिश हुई 1599 में, 1600 में प्रॉपर बनी, फिर पहला गवर्नर आया, फिर दूसरा गवर्नर आया, बट वो मेरली एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम कर रही थी। लेकिन भारत में इनको 1608 में आने के बाद, 1615 में फैक्ट्री खुलने के बाद, मैंने आपको कहानी बताई थी 1757 तक ये केवल एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम करती रही। लेकिन भारत में रूल करने का मौका नहीं मिला। भारत में रूल करने का मौका कब मिला? जब 1757 में इन्होंने प्लासे के युद्ध से सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल कैप्चर किया। तो मैंने मेंशन किया था क्लास में, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल स्टार्टेड फ्रॉम 1757, और उसी समय ये प्लासे का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव की वजह से जीते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया पहला गवर्नर बंगाल का। तो एक्चुअली में रॉबर्ट क्लाइव वाज द पर्सन जिसके टाइम पीरियड में ब्रिटिश एम्पायर स्थापित हुआ, क्योंकि अब एक प्रॉपर टेरिटरी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हुआ। ठीक है ना? तो प्लासे के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बंगाल में हो गया, तो वहीं से ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना हो गई। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बैटलफील्ड ऑफ प्लासे सिचुएटेड वेस्ट बंगाल। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, प्लासे का युद्ध। नेक्स्ट, Who was the ruler of Delhi at the time of the Battle of Buxar? तो बक्सर का युद्ध मैंने आपको बोला था 1764 में मीर कासिम प्लस शाह आलम II प्लस सुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध, इन तीनों के अलायंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है ना? अच्छा, अब सोचो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों से लड़ाई लड़ रही थी तो उस समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? मीर जाफर। तो ध्यान रखना, उस समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। अब आपसे पूछा गया है द रूलर ऑफ दिल्ली, तो ये शाह आलम II कौन है? ये रूलर ऑफ दिल्ली थे। और सुजाउद्दौला कौन है? ये अवध के नवाब थे। तो द मुगल एम्परर वाज शाह आलम II जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, Who was the नवाब ऑफ बंगाल when the battle of बक्सर? देखो अभी ये वही उसी की बात कर रहे थे, तो ध्यान रखना मीर जाफर एक्चुअली में बैटल ऑफ बक्सर के दौरान बंगाल का नवाब था, क्योंकि मीर कासिम से तो लड़ाई लड़ रहे थे, तो नवाब उस समय कौन रहा होगा? मीर जाफर। ठीक है, सिराजुद्दौला तो मारे गए। ओके, चलिए नेक्स्ट, Which one of the following had rulers has granted दीवानी? तो देखो जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर की जो बैटल हुई, उस बैटल के बाद 1765 में एक ट्रीटी हुई, और उस ट्रीटी में क्या हुआ? शाह आलम II के द्वारा ये राइट्स दे दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो दीवानी दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो किसने दी? शाह आलम II से लिखवाया गया, और तभी से शाह आलम II यानी कि मुगल एम्परर को भेज दिया गया था पेंशन पर। मैंने आपको नोट करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे पूछा गया रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखो यहां पर गवर्नर जनरल है, तो मैं आपको बता दूं रॉबर्ट क्लाइव वाज द व्हाट? ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, नॉट द गवर्नर जनरल। ठीक है, ये कब की बात है? ये भी मैं बता रहा हूं 1757। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स, तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं ये बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, और ये कब बने? तो ये भी ध्यान रखना, ये बात थी 1757 की, और ये बात थी 1773 की। तो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल नहीं थे, पहले गवर्नर थे। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरा क्या कह रहा है? विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, 1833 में विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इन्हीं को बना दिया गया था व्हाट? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, क्योंकि इनको बना दिया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे पास विलियम बेंटिक के बारे में जो यहाँ इंफॉर्मेशन है,
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आप मार्क करेंगे ब्रावो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज, तो देखो अभी मैंने आपको बताया वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव वॉज गवर्नर ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट, द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, अब देखो यहां आपकी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो भारत का फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, इट वॉज इन जुलाई 1947। आप एक बात सोचो, जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी पर क्या हुआ, फ्लैग जो है झंडा फहराया, लाल किले पे झंडा फहराया गया है ना। तो आप सोचो जब झंडा फहराया गया तो झंडा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया होगा, तो 48 में तो हो नहीं सकता, 50 में नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अडॉप्ट पहले किया जाएगा, बाद में नहीं किया जा सकता, तो अगस्त भी नहीं है, तो आंसर क्या है बेटा, जुलाई 1947। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप, संविधान सभा जो बनाई गई थी वो किसके अंडर में बनी थी, तो हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन प्लान, मार्च 1946 भारत आया था, जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए इलेक्शन शुरू करवाए गए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, तो आंसर आपका हो जाएगा ब्रावो, दी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जरा आप इसको रीड करो, इन द मीनवाइल मैं पानी पी लेता हूं। अब देखो मैंने आपको बोला था कि 1946 मार्च में कैबिनेट मिशन भारत आया, याद है, ठीक है। उसके बाद जुलाई अगस्त 1946 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए, देन संविधान सभा इलेक्ट हुई 389 मेंबर्स के साथ, और इन्हीं 389 मेंबर्स में मैंने आपको बोला पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग हुई, और इन्होंने जब भारत का संविधान बनाना शुरू करा तो सेवरल कमिटीज वर फॉर्म्ड, सेवरल कमिटीज बनाई गई थी, कुछ मेजर कमिटीज और कुछ माइनर कमिटीज, और इन्होंने फिर दूसरे देशों के संविधान को पढ़ करके वहां से फीचर्स को बोरो किया, रिमेंबर। तो यहां पर बोल रहा है ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहा है वो, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उन 389 मेंबर्स को डिवाइड करके उनको एक प्रॉपर टास्क दिया गया था, तो वो जो कमेटीज बनाई थी मेजर माइनर, तो उन्हीं में से एक कमेटी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा नॉलेज भी इन्हीं को थी उस समय, जिन्होंने संविधान में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो संविधान सभा जिन्होंने भारत का संविधान बनाया फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो सेटअप इन, तो अभी मैंने आपको बोला 1946 में सेटअप हुई थी, ओके, ध्यान रहेगा आपको। चलिए पेन चेंज कर देता हूं। नेक्स्ट, Who among the following was not a member of the Constituent Assembly in July 1946? तो ऑब्वियस ही बात है, देखो जो महात्मा गांधी जी हैं ये उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, एंड तक ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा को ज्वाइन नहीं किया था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 1946, क्योंकि माउंटबेटन प्लान था इंडिया को डिवाइड करने का, क्रिप्स मिशन था भारत से मदद मांगने को लेकर के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का तो बहुत पहले आया था, भारत में कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक कॉन्सिक्वेंस, सब कुछ का निष्कर्ष निकालने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इलेक्शंस, विधानसभा एंड सो ऑन। तो यहाँ वो संविधान सभा पूछ रहा है वो किसके अंतर्गत बनी, तो आपका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following was adopted from the Maurya dynasty in the emblem of government of India? देखो मौर्य वंश की स्थापना जो है 323 BC में की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, फाउंडर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इसका बेटा आया बिंदुसार,
बिंदुसार के बाद जो राजा अगला मौर्य वंश में जो एम्परर आया उसका नाम था अशोका द ग्रेट, और अशोका के द्वारा बहुत सारे काम किए गए थे, काफी सारे इंस्क्रिप्शंस आर्किटेक्चर बनवाए गए थे, और उन्हीं में सारनाथ का एक बहुत ही एपिक, एक बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट आपका स्पेसिमन आर्किटेक्चर है, द 4 लॉयंस सिटिंग ऑन अ सर्कुलर बेस ऑन एन इन्वर्टेड लोटस, यानी कि 4 शेर बैक टू बैक बैठे हैं एक कमल के फूल के ऊपर जो कि इन्वर्टेड है और इस सर्कुलर बेस पर बैठे हैं, और उस सर्कुलर बेस में 4 जानवर डिपिक्टेड हैं और बीच में एक चक्र है, isn't it? तो वो एक सिंगल पत्थर को कार्व्ड आउट करके बनाया गया था, एंड सारनाथ इज इन वेयर, वाराणसी, यूपी। तो वही हमारे भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह है, एम्बलम है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये द 4 लॉयंस, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। अब देखो संविधान सभा के सदस्यों को इलेक्ट कैसे किया गया था? पहली चीज इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली जो इलेक्ट किया गया था, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1935 में बेटा विधानसभाएं बननी शुरू हो गई थी, और विधानसभा बनेगी तो एमएलएज इलेक्ट होंगे, तो राज्यों में, राज्य माने प्रोविंस, वहां की जो असेंबलीज थी उनके द्वारा इलेक्ट हुए अमंग्स द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, फाइनली जो पास हुआ। तो देखो वैसे तो 2 साल 11 महीने 18 दिन मैंने बताया था, बट अप्रोक्सीमेटली 3 साल हो रहे हैं, और यहां पर वो इतनी अप्रोक्सीमेटली आंसर दिया हुआ है। देखो 6 महीने तो सवाल ही नहीं उठता, एग्जैक्टली अ ईयर तो ये भी गलत हो गया, 2 साल 15 अगस्त से गलत हो गया, 3 साल 9 दिसंबर 1946 से करीब करीब 3 साल का समय लगा। तो आंसर विल बी डेल्टा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was the chairman of Constituent Assembly? तो ऑब्वियस ही बात है, जो संविधान सभा बनाई गई थी तो 11 दिसंबर 1946 को जो चेयरमैन, जो प्रेसिडेंट चुने गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये हमारे पीएम चुने गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बिकेम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखो यहां पर आपसे बोल रहा है कि जो भारत है वो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। तो देखो सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिया किसी का गुलाम नहीं है, इंडिया किसी का अधिपत्य नहीं है, इंडिया अपना खुद का मालिक है, इंडिया अपने काम खुद कर सकता है, इंडिया को किससे पूछने की जरूरत नहीं है। तो जो भारत है वो एक संप्रभु देश है। तो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, जनता, लोकतंत्र का मतलब है इलेक्शन, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना। और रिपब्लिक मतलब मैंने आपको बताया था जिस देश का मुखिया निर्वाचित होकर आता हो वो कहलाता है रिपब्लिक। तो हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बने? 26 जनवरी 1950, क्योंकि उसी दिन हमने अपने संविधान को लागू किया, और हमारे प्रियम्बल में भी ये शब्द दिए गए हैं, प्रस्तावना में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये आपका, ये जो मैंने आज आपके संग क्लास डिस्कस करनी थी, तो मैं आज आपके लिए 35 क्वेश्चंस ही लेकर आया था। तो इस पर लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सब पढ़िएगा। आपसे पूछा गया है डीपीएसपी। ये डीपीएसपी देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांत। अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 है बेटा, चैप्टर नंबर 4। हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ 22 चैप्टर, उसी में ये पार्ट 4 है। तो जो डीपीएसपी है, जो भारत के संविधान में दिया गया है, तो बोल रहा है कि हमने लिया कहां से है। तो आप ध्यान रखना, ये हमने लिया है आयरलैंड से। ये कंसेप्ट हमने बोरो कहां से किया? आयरलैंड से। तो देखो यहां मैंने आपको क्वेश्चंस इस तरह से आपके सामने डिस्कस करे हैं जिससे आपको लगे कि आपने जो पढ़ा है वो आपको रिकॉल हो रहा है। पर ध्यान रखें, दिस इज नॉट द लेवल ऑफ यूपीएससी। लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा आगे क्लासेस में। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, मैं एक चीज और बताऊं आपको। पहली चीज यहां ध्यान देना बहुत, फर्स्ट थिंग, क्वेश्चंस तो आपके चलते रहेंगे, मैं कराता रहूंगा। मैंने आपको बेसिक्स कंप्लीट करा दिया, मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट करा दिया। अब मैं साइड बाय साइड आपके क्वेश्चंस भी लेके चल रहा हूं, हाँ या ना। मैंने आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी करा दिया, ध्यान रखें, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना। अब हम जो अगला क्लास करने वाले हैं, आपके क्वेश्चंस ध्यान रखना,
क्वेश्चन साइड बाय साइड चलते रहेंगे, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस तो मैं आपको जैसे आज 35 क्वेश्चंस लेकर आया, तो ऐसे में आपके थोड़ा लेवल बढ़ाता जाऊंगा और आगे और क्वेश्चंस भी लेकर आता रहूंगा, जो जो हम पढ़ते जाएंगे, जो जो टॉपिक आपके कवर होते जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो लेक्चर में मैंने आपको खत्म किया था, तो याद करो, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया और हमारा संविधान को बनने में जो अप्रोक्सीमेटली 3 साल लगे, तो इन 3 सालों में संविधान सभा ने जो मैटर कंटेंट बनाकर रेडी किया, उस मैटर को ध्यान रखना, जो संविधान की किताब है, उस किताब में, वो किताब एक तो लिखी गई थी, प्रिंट नहीं तो लिखी गई थी, तो उस किताब में जब हम इंडेक्स की बात करते हैं, तो आप ये नोट करिएगा कि 22 चैप्टर्स, पॉलिटी की भाषा में इसे हम कहते हैं पार्ट्स, 22 पार्ट्स में वो मैटर आया जो 3 साल में हमने बनाया। 22 पार्ट्स बने, 395 आर्टिकल्स बने बेटा। आर्टिकल्स क्या होते हैं मैंने बताया, स्टेटमेंट। और इसके अलावा कुछ ऐसा भी मैटर था जो हमने किसी चैप्टर में मेंशन ना करके हमने संविधान की किताब के पीछे मेंशन किया, और उसी को कहा गया शेड्यूल लिस्ट, और वो शेड्यूल लिस्ट बनी थी 8, ठीक है। हालांकि आज शेड्यूल लिस्ट की संख्या 12 हो चुकी है, पर मैं आपको बोल रहा हूं कि जब संविधान बनकर फाइनली हमारा ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया, तो हमारे पास कितने पार्ट्स बने, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, 22, आर्टिकल्स 395 थे, और शेड्यूल लिस्ट 1 से लेके 8। तो अब हम अगली क्लास में यहां से पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। और मैं क्या करूंगा, देखो, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, टीचर का पर्पस है कि बच्चे को एक सीक्वेंस में कनेक्ट करते हुए चीजों को आगे ले जाना और इस तरह से पढ़ाना कि बच्चों को समझ में भी आए। तो हम सबसे पहले इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 5। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर हम शुरू के 4 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल पढ़ेंगे। हम सबसे पहले अगली क्लास में चैप्टर नंबर 5 इसलिए शुरू करेंगे, मैं क्लास में भी चैप्टर नंबर 5 पहले कराता हूं, फिर बाकी शुरू के चैप्टर थोड़ा कुछ दिनों के बाद। कारण, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 है बेटा यूनियन के बारे में, और जो यूनियन है, यूनियन में माने सेंटर, और यूनियन में मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, AGI, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी। तो ये ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिससे बच्चा ना भली भांति परिचित है, फेमिलियर है, तो पॉलिटी में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है बच्चे का। और जब एक स्थिरता आ जाती है, तब हम पढ़ेंगे शुरू के 4 चैप्टर जो थ्योरेटिकल ज्यादा है। जो ये चैप्टर नंबर 5 है थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड है, लेकिन जो इससे पहले के चैप्टर्स हैं वो थ्योरेटिकल ज्यादा है, तो इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 5 सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूं अगली क्लास में। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं कि जो हमने ये बैचेस में ये क्लासेस स्टार्ट करी है उससे आपको फायदा हो रहा है, और कुछ बच्चों का रिवीजन हो रहा होगा। जो फ्रेशर्स है उनके लिए एक नई शुरुआत हो रही है, बट कंसिस्टेंट रहना क्लास में, अगर आप ये रेगुलर देखते रहेंगे तो यकीन माने, ट्रस्ट मी, आपकी पूरी पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा जो यूपीएससी का लेवल है, और फिर वी विल स्विच टू ज्योग्राफी एंड मोर सब्जेक्ट्स। तो आप हमारी ग्राउंड जीरो की टीम के जो साथ है जुड़े रहें, जो टीचर जो पर्टिकुलर क्लासेस करा रहा है उसको जरूर देखिए रेगुलर, और इसको, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारे बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, पता नहीं होगा, तो आप उन तक पहुंचाइए। तो अगली क्लास में आपके साथ मुलाकात होती है। टिल देन, जय हिंद।